नमस्कार, मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मनु। 28 साल पुराना मध्य प्रदेश का बहुचर्चित सरला मिश्रा कांड एक बार फिर से सुर्खियों में आ गया है। 28 साल पहले कांग्रेस की तेज तर्रार नेता सरला मिश्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के मामले में भोपाल की टीटी नगर थाने की ओर से पेश खात्मा रिपोर्ट को अदालत ने नामंजूर कर दिया है। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी पलक राय ने टीटी नगर पुलिस को मामले की जांच दोबारा कर आरोप पत्र संबंधित अदालत में पेश करने का आदेश दिया है। इस फैसले के आने के बाद कांग्रेस नेत्री सरला मिश्रा के परिजनों को एक बार फिर से न्याय मिलने की उम्मीद जागी है। दरअसल भोपाल के टीटी नगर थाना के मामले में जांच कर रहे 7 नवंबर 2019 को सीजेएम कोर्ट में खात्मा रिपोर्ट पेश की गई। सरला मिश्रा के भाई अनुराग मिश्रा ने इस खात्मा रिपोर्ट पर अपनी आपत्ति पेश की थी। इसके साथ ही उन्होंने इस संबंध में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में एक रिट याचिका दायर की थी। हाई कोर्ट ने मामले की सुनवाई के बाद भोपाल जिला कोर्ट को आदेश दिए थे। उसके बाद अब इस मामले में जिला कोर्ट ने सरला मिश्रा कांड की दोबारा जांच के आदेश दिए हैं। भोपाल की जिला अदालत ने अपने फैसले में और क्या क्या कहा उसे आपको आगे बताएंगे, लेकिन सबसे पहले ये जान लीजिए कि आखिर कौन थी सरला मिश्रा। सरला मिश्रा होशंगाबाद की रहने वाली थी। वो कांग्रेस की महत्वाकांक्षी और तेज तर्रार नेता थी। सरला मिश्रा मध्य प्रदेश कांग्रेस की प्रवक्ता भी रही है। बताया गया कि सरला मिश्रा के कांग्रेस के बड़े नेताओं के संबंध थे और उनके वो संपर्क में रही। इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, अर्जुन सिंह के साथ वो काफी समय तक संपर्क में रही और उनके जो पिता रहे स्वर्गीय अश्वनी कुमार मिश्र, वो स्वतंत्रता सेनानी रहे और वो भोपाल के टीटी नगर में सरकारी आवास में रहती थी। अब ये भी जान लीजिए कि आखिर सरला मिश्रा की मौत कैसे हुई। ये पूरा मामला 28 साल पुराना है। कितना? 28 साल पुराना। और 28 साल से सरला मिश्रा के भाई अनुराग मिश्रा लगातार भटक रहे हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। वो प्रदेश के तमाम पुलिस अधिकारियों से लेकर मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री से लेकर दिल्ली तक वो कई बार न्याय की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन सरला मिश्रा कांड में अब तक उनको न्याय नहीं मिल पाया। क्यों नहीं मिल पाया? क्या बड़े लोग इस मामले में इन्वॉल्व हैं? क्या राजनीतिक पार्टियों के बड़े पदाधिकारी इसमें इन्वॉल्व हैं? असल में सरला मिश्रा भोपाल के टीटी नगर स्थित सरकारी आवास में रहती थी, जैसा कि मैंने आपको बताया, जहां वो संदिग्ध परिस्थितियों में जली हुई पाई गई। 90% सरला मिश्रा जल गई और जब वो जली अपने घर में जल गई तो तमाम भोपाल की फिजा में, राजनीतिक हलकों में ये चर्चा बड़ी जोर शोर से रही कि कुछ लोग सरला मिश्रा के घर पर आए। उनकी छत के ऊपर का रास्ता खुला हुआ था, वहां से उस रास्ते से ऊपर आए, ऊपर आकर सरला मिश्रा के अंदर घर गए और केरोसिन डालकर सरला मिश्रा को आग लगा दी। सरला मिश्रा जल गई। सरला मिश्रा को इलाज के लिए पहले हमीदिया अस्पताल भर्ती कराया गया, लेकिन उनकी हालत बिगड़ती देख बाद में उन्हें दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां 19 फरवरी 1997 को सरला मिश्रा के इलाज के दौरान मौत हो गई थी, जिसके बाद सरला मिश्रा के परिवार ने हत्या का आरोप लगाया। कई नेताओं के ऊपर आरोप लगाया। आरोप यह था कि सरला मिश्रा को पेट्रोल छिड़क कर जलाया गया। उस समय मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी और मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह थे और यह मामला विधानसभा में भी जमकर उठा। यहां तक कि विपक्ष की मांग पर तत्कालीन गृह मंत्री चरणदास महंत ने 27 फरवरी 1997 को विधानसभा में सीबीआई जांच की घोषणा भी की थी, लेकिन जांच के लिए नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। उसके बाद 3 साल की जांच के बाद टीटी नगर पुलिस ने इस केस की फाइल को बंद कर दिया। क्यों बंद कर दिया? राजधानी का मामला था। सरला मिश्रा बड़ी कांग्रेस की नेता थी
और जिन परिस्थितियों में तमाम सबूत और उनके घर के अंदर की चीज़ों को छेड़छाड़ किया गया, उससे ये मामला प्रथम दृष्टया संदिग्ध नजर आता था। लेकिन 3 साल बाद टीटी नगर की पुलिस ने जांच की और मामले को बंद कर दिया। अब ये आपको बता दें कि जिला अदालत ने इस पूरे मामले में अपना फैसला दे दिया है, और जब फैसला दिया तो भोपाल की राजनीति में भी एक बार भूचाल आ गया। अब यह फैसला किसने दिया, मैं आपको बता दूं। असल में भोपाल कोर्ट की न्यायाधीश पलक राय ने एक आदेश दिया। अपने आदेश में पलक राय ने पुलिस की जांच पर सवाल उठा दिए। अदालत ने कहा कि मृतका के मृत्यु पूर्व बयान की मेडिकल पुष्टि नहीं की गई है। क्या किया? मृत्यु पूर्व बयान की मेडिकल पुष्टि नहीं की गई है। साथ ही बयान में जो कागज के टुकड़े मिले हैं उनकी भी स्वतंत्र जांच नहीं कराई गई है। घटनास्थल से कोई भी फिंगरप्रिंट भी नहीं लिए गए हैं। परिवार ने इसे हत्या बताया था और कुछ नेताओं के ऊपर आरोप लगाए थे। वो भी मैं आपको सुनवाऊंगा कि जिन नेताओं के ऊपर आरोप उनके भाई अनुराग मिश्रा लगा रहे हैं वो नाम कौन से हैं, वो मैं आपको सुनवाऊंगा। यहां तक कि नवंबर 2019 में पुलिस ने खात्मा रिपोर्ट पेश कर दी। 2020 में केस की फाइल बंद कर दी गई, क्लोज कर दिया गया। खात्मा रिपोर्ट अगले 19 वर्ष तक कोर्ट में पेश नहीं की गई। खात्मा रिपोर्ट तो लगा दी गई, लेकिन मजेदार बात देखिए कि जो खात्मा रिपोर्ट की गई वो 19 साल तक कोर्ट में पेश नहीं की गई। अब क्यों नहीं की गई, इसका तो किसी के पास जवाब नहीं है। उन पुलिस वालों से पूछा जाए कि आपने खात्मा रिपोर्ट को कोर्ट में पेश क्यों नहीं किया गया, और अगर इतने समय तक 19 साल तक नहीं पेश किया गया तो मुझे लगता है कि उन जिम्मेदार पुलिस अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। क्या आपने 19 साल तक खात्मा रिपोर्ट पेश क्यों नहीं की? अब आपको सरला मिश्रा के भाई अनुराग मिश्रा ने क्या आरोप लगाए हैं, इसे एक एक कर आपको दिखाते हैं। सरला मिश्रा के भाई ने पुलिस और तत्कालीन सरकार पर आरोप लगाए। अनुराग मिश्रा का साफ तौर पर कहना था कि उनकी दीदी यानी कि सरला मिश्रा की मौत आत्महत्या नहीं थी, बल्कि उनकी हत्या की गई थी। पुलिस ने मामले को संदिग्ध जला हुआ मानकर 309 के तहत मामला दर्ज कर इसे आत्महत्या मान लिया, जबकि मैंने हत्या के आरोप लगाए। पुलिस ने मेरा सिर्फ बयान लिया, लेकिन हत्या के एंगल से किसी भी तरह की कोई जांच नहीं की। घटनास्थल पर सबसे पहले मेरे माता पिता पहुंचे, लेकिन उन्हें घटनास्थल से हटाकर कमरे में ताला क्यों लगा दिया गया, यह भी एक बड़ा विषय है। पुलिस ने मेरे माता पिता का बयान क्यों नहीं लिया, बहनों के बयान क्यों नहीं लिए, पुलिस ने मेरे बड़े भाई के बयान क्यों नहीं लिए, जबकि 2 दिन पहले ही दीदी यानी कि सरला मिश्रा ने बड़े भाई को बताया था कि उनका दिग्विजय सिंह और लक्ष्मण सिंह से झगड़ा हो गया है। यह अनुराग ने बताया। अनुराग मिश्रा ने यह भी सवाल उठाया कि कोई महिला या व्यक्ति जले हालत में टेलीफोन कैसे कर सकता है, जबकि उस समय लैंडलाइन फोन हुआ करता था, मोबाइल तो उस समय था नहीं। मुख्यमंत्री निवास से टेलीफोन पहुंचता है कि सरला का इलाज कराओ, लेकिन योगी राज शर्मा और राजीव दुबे जो उस समय डॉक्टर थे, दुबे ने दीदी को लेकर 2 घंटे क्यों बैठे रहे? 2 घंटे दीदी को लेकर वो क्यों बैठे रहे? दीदी का इलाज क्यों नहीं कराया? इलाज में देरी क्यों की गई? योगीराज शर्मा का पुलिस रिकॉर्ड में बयान है कि घर पहुंचा तो मकान धुला हुआ था, पोंछा हुआ था, एकदम साफ था। अब एक छोटी सी बात पूछना चाहता हूं। ये तो अनुराग मिश्रा ने बताया, लेकिन छोटी सी बात है कि कोई महिला अगर आत्महत्या कर रही है, पेट्रोल छिड़क कर आत्महत्या कर रही है, आग लगती है तो आदमी भागता है, इधर उधर भागता है, घर के अंदर पेट्रोल फैला होगा, कपड़ों के अवशेष होंगे, जले हुए कपड़ों के अवशेष होंगे, शरीर के कुछ अवशेष होंगे, लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है कि आग लग गई, मकान पूरी तरह से धुला हुआ था, फर्श पूरी तरह से धुला हुआ था,
फर्श पहुंचा हुआ था, सबूत कोई थे नहीं, लेकिन पुलिस ने इसकी जांच क्यों नहीं की? कौन वो शख्स था जिसने इस फर्श पर सरला मिश्रा के जलने के बाद पोंछा लगाया, सबूतों को साफ किया? और क्यों किया? आपको नहीं लगता? असल में लैंडलाइन के कॉल डिटेल क्यों नहीं निकाले गए? अनुराग मिश्रा इस बात का जिक्र कर रहे हैं। जिस टेलीफोन से बात की गई उस टेलीफोन को जब्त क्यों नहीं किया गया? फॉरेंसिक एक्सपर्ट डॉक्टर सत्यपति ने जांच के दौरान टेलीफोन को क्यों छोड़ दिया? तत्कालीन पुलिस अधिकारियों ने फॉरेंसिक जांच के मौखिक आदेश क्यों दिए, जबकि पुलिस में मौखिक आदेश नहीं माना जाता है? तत्कालीन विधानसभा में भी बीजेपी ने मुद्दा उठाया था, जांच की बात की थी, आश्वासन देने के बाद भी जांच क्यों नहीं हुई? इस पूरे मामले में जरा सरला मिश्रा के भाई ने क्या आरोप लगाए हैं, एक बार गौर से सुनिए। सरला दीदी मेरी बड़ी बहन थी, सगी बड़ी बहन थी, और हम घटना दिनांक से ही कहते आ रहे हैं कि सरला दीदी जो है उनकी हत्या हुई है, जबकि पुलिस ने उसको संदिग्ध स्थिति में जला हुआ मान के 309 में पंजीबद्ध किया था उस समय में, और ये कहा था कि इन्होंने आत्महत्या की है। किंतु हम लगातार पुलिस तत्कालीन समय में भी विवेचन अधिकारी से बोलते रहे, उन्होंने से मेरा बयान लिया था और मेरे बयान पे भी मैंने लिख के दिया था कि इसमें हत्या हुई है, उसकी विवेचना उन्होंने नहीं की, उसकी जांच नहीं की। घटना स्थल पर सबसे पहले मेरे माता पिता पहुंचे थे, उनको घटना स्थल के मकान से बाहर करके ताला लगा दिया। पुलिस ने माता पिता के बयान नहीं लिए उस समय, हमारी सगी बड़ी बहन और हैं जो, उनके बयान नहीं लिए। पुलिस केस के बयानों में आया है, दूसरे बयानों में, कि हमारे बड़े भाई आनंद मिश्रा जो है वो 1-2 दिन पहले गए थे घर से, उनके बयान नहीं लिए, क्योंकि आनंद मिश्रा जी को सरला दीदी ने यह बताया था कि मेरा झगड़ा दिग्विजय सिंह और लक्ष्मण सिंह से, ये दोनों से चल रहा है, और 2 दिन बाद ये घटना घट गई। उसके बाद मेरा ये कहना है, क्या कोई भी महिला या व्यक्ति जलते हुए टेलीफोन कैसे कर सकता है? कोई विश्व में सिद्ध कर दे, कितना भी फॉरेंसिक का कोई भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, कोई भी आदमी सिद्ध कर दे कि जलती हुई महिला, और उस समय मोबाइल नहीं हुए थे, लैंडलाइन थे, लैंडलाइन में आपको डायल नंबर करना पड़ता है या फिर टैप भी करना पड़ेगा, उस वक्त 6-6 नंबर होते थे। ये अपने आप में वही असत्य बात थी, और वो हत्या का मामला तो तत्काल ही है कि कोई भी महिला जलते हुए फोन कर रही है। कौन किसको किया था? तो राजीव दुबे का बयान था कि सरला दीदी का फोन आया था मेरे निवास पे, जो कि मेरी बेटी ने फोन उठाया था कि मैं जल रही हूँ, आके मुझे बचाओ। क्या बात है भाई, आपको और हमको एक अगरबत्ती अगर लग जाए जरा सा तो कैसे अपन लोग बिलबिलाया। फिर उसी समय में मुख्यमंत्री, तत्कालीन मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह निवास से फोन पहुंचता है योगीराज शर्मा को कि सरला मिश्रा का इलाज कराने पहुंचो। तो योगीराज शर्मा और राजीव दुबे 1.5 से 2 घंटे उनको लेके बैठे रहे। क्या करते रहे भैया? और योगीराज शर्मा का बयान है पुलिस रिकॉर्ड में कि जब मैं घर पहुंचा था तो मकान धुला हुआ पोछा हुआ था। उसकी पुलिस ने जांच क्यों नहीं की? पुलिस ने इस बात की जांच क्यों नहीं की? उनके कॉल डिटेल निकाले क्यों नहीं लैंडलाइन के? पुलिस ने टेलीफोन जिसकी बात आ रही है वो टेलीफोन जब्ती में ही नहीं है, न टेलीफोन का तार जब्ती में है, न टेलीफोन का कहीं उल्लेख है। वो सत्यपति, डॉक्टर सत्यपति फॉरेंसिक विशेषज्ञ ने पूरी चीजें लिख दी, मैं टेलीफोन को छोड़ दिया। और सत्यपति जो है मौखिक आदेश पे, तत्कालीन एसपी के मौखिक आदेश पे, जैसा कि पुलिस की दायरे में है, एसपी या जिसके भी आदेश पे है, वो मौखिक आदेश पे घटना का सीन ऑफ क्राइम के लिए पहुंच गए फॉरेंसिक जांच के लिए। ये तो कानून में है ही नहीं, मौखिक आदेश इसमें चलता ही नहीं है। और फिर मौखिक आदेश क्या क्या दिया था भैया, क्या क्या रिपोर्ट बना रहा, आपने क्यों नहीं बनाई? हर्ष शर्मा जो पहुंचे थे उन्होंने अपना अभिमत दिया था कि सरला मिश्रा के
बेड पे से एक कागज मिला था जिसकी लिखाई की जांच की जानी चाहिए थी। लिखाई की जांच क्यों नहीं की? इसलिए नहीं की कि जो डाइंग डिक्लेयर इसमें हस्ताक्षर हैं वो अलग हो जाते, इसलिए पुलिस ने उनकी भी अभिमत को नहीं माना। तत्कालीन समय में विधानसभा चल रही थी तो भारतीय जनता पार्टी के जितने विधायक थे उन्होंने जो है 10 दिन तक के विधानसभा नहीं चलने दी और सीबीआई इंक्वायरी की जांच की। सर सल्ला मिश्रा का जो केस था उसको लेकर उनके परिवार का आपके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है, वो केस कोई पहली बार नहीं है, इसे कम से कम 20 साल से ज्यादा हो गया है। जितनी जांच कराना है करा लो। स्वागत है। बहुत सारी जो तथ्य है वो सामने नहीं आया, लापरवाही बरती। हाँ ठीक है, स्वागत है, जांच कराइए। पहले बीजेपी की सरकार की सीबीआई ने भी इसी खबर पर बात करने के लिए सरला मिश्रा के भाई अनुराग मिश्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुनि के पास चलेंगे। अनुराग जी, अब आपको क्या उम्मीद है? पहले भी विधानसभा में सीबीआई जांच करने की बात की गई थी, भारतीय जनता पार्टी के तमाम विधायक जोर शोर से कूदे थे, शोर शराबा किया था, हल्ला गुल्ला मचा था, लेकिन बात बन नहीं पाई। अब स्थिति क्या है सीबीआई जांच को लेकर, नोटिफिकेशन को लेकर? नहीं, सीबीआई जांच की बात कर रहे हैं आप कि न्यायालय के आदेश की बात कर रहे नहीं, हैं? न्यायालय का तो आदेश हो गया, न्यायालय ने तो साफ तौर पर यह कह दिया, ये मान लिया, लेकिन अब क्या उम्मीद है आपको कि क्या इसकी सीबीआई जांच भी होनी चाहिए? नहीं, जब एक न्यायालय का आदेश आ गया है जी तो उस पे ही कार्रवाई होगी मेरे ख्याल से कानूनन। जी। और जहां तक कि ये दिग्विजय सिंह बोल रहा है कि सीबीआई की जांच हुई थी, ये महा झूठा आदमी है। ये देश का सबसे झूठा राजनीतिक गुंडा है। कहीं कोई सीबीआई जांच नहीं हुई, ना इस आदमी ने तत्कालीन समय में जब ये मुख्यमंत्री था ना कोई तब पत्र लिखा था। ये महा झूठा आदमी है, ये पूरे देश को भ्रमित करता रहता है विभिन्न समय में विभिन्न मुद्दे पे। अनुराग जी, रही एक बात बात सरला जी बताइए, अनुराग जी एक बात बताइए, कोर्ट का जो आदेश आया है, क्योंकि आपने बड़ी लंबी लड़ाई लड़ी है, आप पिछले 20 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं, 20 साल से आप दिल्ली और मध्य प्रदेश के तमाम लोगों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन इन 20 सालों के बाद आपको एक सफलता हासिल हुई है। इस अदालत के आदेश में कौन कौन व्यक्ति है जो जिम्मेदार ठहराए जा रहे हैं? अभी जो वास्तविकता में कानूनी पहलू है कि पहली बार हमारी बड़ी बहन का जो खात्मा इन्होंने मार्च 2000 में काटा था जी, वो इन्होंने 2019 में प्रस्तुत किया माननीय भोपाल जिला न्यायालय में। वहां पे कार्रवाई चली। उस खात्मा को ये पुलिस अधिकारी कब लाए? जब कांग्रेस शासन आया तब। उस समय 2018 में हम सीबीआई इंक्वायरी के लिए ऑलरेडी पिटीशन लगा चुके थे उच्च न्यायालय जबलपुर में। फिर चूंकि ये उस पिटीशन के पहले यह खात्मा लेके आए थे तो हमने वहां पे उच्च न्यायालय में एक आवेदन दिया कि ये खात्मा लेके आए हैं, जबकि यहाँ पे एक सीबीआई इंक्वायरी की पिटीशन पेंडिंग है। तो हमारी जो है इसको खात्मे की कार्रवाई के पूर्व आपका निर्णय आ जाए माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर का, फिर उसके बाद जो आपका आदेश होगा वो हमें स्वीकार होगा। फिर जनवरी 2025 में उच्च न्यायालय जबलपुर श्री विवेक अग्रवाल ने एक इसी संबंध में एक ऑर्डर किया। बहुत स्ट्रांग ऑर्डर था उनका और बकायदा उन्होंने उसमें बल्कि जो खात्मा के दौरान में माननीय न्यायाधीश उस वक्त जिन जिन के पास फाइल गई थी उनसे भी उन्होंने स्पष्टीकरण मांगा कि आप लोगों ने खात्मे की कार्रवाई को क्यों रोका, इस संबंध में आप स्पष्टीकरण दीजिए। तो उसके बाद फिर ये आदेश हुआ, फिर खात्मे में हमारे बयान हुए। तो मेरा ये कहना है कि माननीय उच्च न्यायालय ने जब न्यायाधीशों से स्पष्टीकरण ले लिया कि मात्र आपने खात्मा क्यों नहीं रोका की कार्रवाई क्यों रोकी, तो 19 वर्ष तक के जितने पुलिस अधिकारी थे जिन्होंने इतनी घोर लापरवाही की, 19 वर्ष तक खात्मा न्यायालय में प्रस्तुति नहीं किया, तो उन पे कार्रवाई भी होना चाहिए। दूसरी बात, जब ये न्यायालय के पहली बार पटल पे आई पुलिस केस डायरी, ये लगातार झूठ बोलते रहे। आईटीआई में इनने 2015 में हमें लिख के दिया कि खात्मा जो है वो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय भोपाल में लंबित है।
ये ऑन रिकॉर्ड लिख के दिया हुआ मुझे, जो कि जो डॉक्यूमेंट मैंने अभी वर्तमान जो पलक राय मैडम की अदालत में जब केस चला तो मैंने प्रस्तुत किया कि ये देखिए झूठ बोला है इन्होंने मुझे। तो पहली बार 28 साल में ये पुलिस केस डायरी न्यायालय में इस पे कार्रवाई हुई है, और पहली बार में ही ये पुलिस केस डायरी जो है न्यायालय ने खारिज कर दी, पहली प्रथम दृष्टया। और खारिज ही नहीं की, अपने आदेश में आप उनके आदेश पढ़िएगा, बिंदुवार उन्होंने माननीय न्यायाधीश महोदया ने बिंदुवार पूरी आपत्तियां दर्ज की हैं, जो कि आपने अभी अपने इस चैनल में बीच में बोली हैं, और उसका स्पष्टीकरण भी मांगा है। तो ये 28 साल बाद जब ये पहली बार न्यायालय में आया है और तभी उड़ गया है, तो ये अपराध की मौन स्वीकृति नहीं है क्या कि इतने साल तक के आप पुलिस थाने में केस डायरी खात्मा काट के बैठे रहे और आपने जो है वो न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया? ये किसके दबाव में थे ये लोग पुलिस अधिकारी? इनकी सबकी जांच होनी चाहिए, चाहे कोई भी पुलिस अधिकारी हो। पुलिस अधिकारियों की किसके भी दबाव जांच में होनी चाहिए। इनको- जिम्मेदार इस हादसे के लिए जिम्मेदार किसे मानते हैं आप? जांच होगी अभी, और जब हमारे बयान होंगे तो कड़ी पूछताछ तो सबसे होगी जिन जिन के हम नाम बोलेंगे। अच्छा, अभी आप नाम का खुलासा करेंगे? अभी तो अभी तो ये न्यायालय ने आदेश दिया हमें। अब हमारे से जब बयान पूछे जाएंगे, हमारे पास और भी जो तथ्य हैं, जब हम वो बयानों में बोलेंगे तो न्यायालय जो पुलिस अधिकारी हैं जो जांच करता है वो पूछेंगे इनसे। आप आरोप लगा रहे हैं, दिग्विजय सिंह पर आरोप लगा रहे हैं, लक्ष्मण सिंह पर आरोप लगा रहे हैं? नहीं, दिग्विजय सिंह पे आरोप ये है कि दिग्विजय सिंह तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, गृह मंत्री चरणदास महंत थे, सीबीआई महंत थे। तो सीबीआई इंक्वायरी जब इनने डिक्लेयर की थी 27 फरवरी 1997 को, तो उस पे नोटिफिकेशन जारी क्यों नहीं किया? किसको बचाना चाह रहे थे ये? 2 अप्रैल 1997 को जोगेंद्र सिंह जब भोपाल प्रवास पे आए थे तो पत्रकारों ने उनसे पूछा था कि सरला मिश्रा की सीबीआई इंक्वायरी डिक्लेयर हुई है, इस पे स्टेटस क्या है? जोगेंद्र सिंह ने बयान दिया था, उसकी पेपर कटिंग रखी है अभी तक हमारे पास जी। उन्होंने बयान दिया था कि ऐसा कोई पत्र मध्य प्रदेश शासन से मिला ही नहीं हमें, और ये राजनीतिक गुंडा झूठ बोल रहा है कि सीबीआई इंक्वायरी हुई। इस हादसे के लिए जिम्मेदार कौन है? ये जो हादसा हुआ था सरला मिश्रा जी के साथ, उसका जिम्मेदार कौन है? हमारा तो ये कहना है कि आनंद मिश्रा के बयान पुलिस ने दर्ज किए होते तो कानूनन वो अपराध पंजीबद्ध हो जाता। आनंद मिश्रा को सरला दीदी ने बताया था कि उनका झगड़ा राजनीतिक मतभेद को लेके और राजनीतिक प्रतिस्थापना को लेके दिग्विजय सिंह और लक्ष्मण सिंह से चल रहा है। उसके 2 दिन बाद ये घटना घट गई। अब नए सिरे से आपके बयान होंगे, बयानों में आप इन बातों का खुलासा करेंगे? अगर कोई परिचय एक इसका ये काल्पनिक पक्ष ले लें अपन कि इनके परिजन अगर मान लो शामिल नहीं थे तो 90 दिन में अपराधी अंदर हो जाते साहब। और आज तक अपराधी नहीं पकड़ा गया। बचा रहे हैं, हाँ, कोई ना कोई तो है जिसको बचा रहे हैं इतने साल तक। चलिए, उम्मीद करते हैं कि अब एक शुरुआत हुई है और 28 साल बाद आपको न्याय मिला है। आने वाले समय में जैसा कि आपने कहा कि आपके बयान होंगे, बयानों में आप धीरे धीरे तमाम बातों का खुलासा करेंगे, और जब खुलासा करेंगे तो एक एक कर वो सारी परतें निकल कर आएंगी, और जो छुपी हुई चीज़ें जो अब तक छुपी हुई रही हैं, छुपाने की कोशिश की गई है, दबाने की कोशिश की है, वो निकल कर आएंगी। और उम्मीद करते हैं कि शायद जो जिम्मेदार लोग हैं उन तक वो शिकंजा कानून का पहुंचेगा। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग जी, आपने हमसे बात की, बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल 28 साल बाद ये मामला निकल कर आया है और उम्मीद करते हैं कि इस पूरे मामले में जल्द कोई बड़ा खुलासा होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि इसके पीछे की साजिश में कौन था, अब तक पता नहीं चल पाया है। हो सकता है कि एजेंसियां और पुलिस पता लगाने की कोशिश करें, क्योंकि बयान देने के लिए पूरा परिवार तैयार है। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।